दुनिया के क्रिमिनल हिस्ट्री में बहुत से सीरियल किलर्स पैदा हुए हैं। कुछ अपनी खून खराबे के लिए जाने गए तो कुछ अपने शातिर दिमाग के लिए। लेकिन 1960s के आखिर में अमेरिका के नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में एक ऐसा कातिल पैदा हुआ जिसने मौत को एक खेल बना दिया था। वो सिर्फ लोगों को मारता नहीं था बल्कि पुलिस और मीडिया के साथ चूहे और बिल्ली का एक खौफनाक खेल खेलता था। उसने खुद को एक नाम दिया था, द ज़ोडिएक। ज़ोडिएक सिर्फ एक कातिल नहीं था, वो एक फैंटम था। वो सड़कों पर खून बहाता और अगले ही दिन लोकल न्यूज़पेपर्स को अजीब व गरीब लेटर्स और ऐसे क्रिप्टिक कोड्स भेजता जिन्हें सॉल्व करना बड़े बड़े मैथमेटिशियंस के लिए भी नामुमकिन हो जाता था। उसने टोटल 37 मर्डर्स क्लेम किए थे। हालांकि सिर्फ 5 डेथ्स को ही उसे ऑफिशियली पुलिस लिंक कर पाई। आज 50 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। डीएनए टेक्नोलॉजी और फोरेंसिक्स कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, लेकिन ज़ोडिएक किलर का असली चेहरा आज तक एक मिस्ट्री है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्राइम का सफ़र। ज़ोडिएक का आतंक किसी बड़े शहर की भीड़ से नहीं बल्कि सुनसान और अंधेरी सड़कों से शुरू हुआ था, जहां लोग अक्सर शांति ढूंढने जाते थे। 20 दिसंबर 1968, लेक हर्मन रोड। सर्दियों की एक रात कैलिफोर्निया के बेंसिया शहर के पास लेक हर्मन रोड पर एक लवर्स लेन था। वहां 17 साल का डेविड फेराडे और 16 साल की बेटी लू जेनसन अपनी पहली डेट पर आए थे। उनकी रैम्बलर कार वहीं पार्क थी। अचानक एक दूसरी गाड़ी उनके ठीक बगल में आकर रुकी। अंधेरे में से एक अनजान शख्स बाहर निकला। उसने पहले फेराडे की कार के पिछले वाले शीशे पर गोलियां चलाई ताकि दोनों डर से बाहर निकले। जैसे ही फेराडे बाहर निकला, कातिल ने उसके सर में पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। बेटी लू जेनसन डर के मारे सड़क की तरफ भागी, लेकिन कातिल ने पीछे से उसकी पीठ पर 5 गोलियां चला दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कातिल वहां से बिना कोई निशान छोड़े अंधेरे में गायब हो गया। पुलिस के पास इस मर्डर का कोई मोटिव नहीं था। जुलाई 4, 1969, करीब 7 महीने बाद अमेरिका अपने इंडिपेंडेंस डे का जश्न मना रहा था। वैलेएवो शहर के ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में रात के करीब 12 बज रहे थे। 22 साल की डार्लिन फेरिन और 19 साल का माइक मगो गाड़ी में बैठे थे। तभी एक गाड़ी उनके पास आकर रुकी, लेकिन तुरंत वहां से चली गई। करीब 10 मिनट बाद वो गाड़ी वापस आई और डार्लिन की कार के पीछे पार्क हो गई। एक आदमी बाहर निकला जिसके हाथ में एक फ्लैशलाइट थी। उसने वो फ्लैशलाइट डार्लिन और माइक की आंखों पर डाली ताकि उन्हें कुछ दिखाई न दे, यहाँ तक कि वो दोनों कातिल का चेहरा ना देख सके। इसके पहले वो कुछ समझ पाते, कातिल ने 9mm हैंडगन से उन पर गोलियों की बारिश कर दी। डार्लिन की मौत हो गई, लेकिन मिरेकलसली माइक बच गया, हालांकि उसे बहुत गोलियां लगी थी। अटैक के करीब 40 मिनट बाद वैलेएवो पुलिस स्टेशन के फ़ोन पर एक कॉल आई। एक बहुत ही काम, कंपोस्ट और कैलकुलेटेड आवाज़ ने रिसीवर पर कहा, मैं एक डबल मर्डर रिपोर्ट करना चाहता हूँ। अगर तुम कोलंबस पार्कवे के पार्क में जाओगे तो तुम्हें एक ब्राउन कार में 2 बच्चे मिलेंगे। उन्हें मैंने एक 9mm लूगर से मारा है। और हाँ, पिछले साल लेक हर्मन रोड पर उन दोनों बच्चों को भी मैंने ही मारा था। गुड बाय। पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए। कातिल खुद उन्हें चैलेंज कर रहा था। अगस्त 1969, ज़ोडिएक ने पुलिस से सीधे खेलने के बजाय मीडिया का रास्ता चुना।
उसने सैन फ्रांसिस्को के 3 सबसे बड़े न्यूज़पेपर द क्रॉनिकल, द एग्जामिनर और द वैलेवो टाइम्स हेराल्ड को लेटर्स भेजा। ये लेटर्स ऑलमोस्ट एक जैसे थे। इनमें उसने ब्लू रॉक स्प्रिंग्स और लेक हर्मन रोड मर्डर्स की ऐसी डिटेल लिखी थी जो सिर्फ कातिल को ही पता हो सकती थी, ताकि ये साबित हो सके कि ये लेटर्स किसी प्रैंकस्टर ने नहीं, असली कातिल ने भेजी हैं। लेकिन लेटर्स के साथ हर न्यूज़पेपर को एक अजीब सा पजल भी मिला था, एक क्रिप्टोग्राम या काइफर। ज़ोडियाक ने उस कोड को 3 हिस्सों में बांटकर तीनों न्यूज़पेपर को भेजा। उसका डिमांड था, इन कोड्स को अपने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छापो, वरना इस वीकेंड में 1 दर्जन और लोगों को मार दूंगा। न्यूज़ रूम्स में पैनिक मच गया। उन्होंने वो काइफर्स छाप दिए। FBI, CIA और नेवल इंटेलिजेंस के कोड ब्रेकर्स इन काइफर्स को डिकोड करने में लग गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन टॉप एजेंसीज के बजाय कैलिफोर्निया के एक आम स्कूल टीचर डोनाल्ड हार्डेन और उसकी पत्नी ने इस कोड को क्रैक कर लिया। ये कोड हिस्ट्री में Z408 काइफर के नाम से जाना जाता है। जब कोड को डिकोड किया गया तो उसमें लिखा मैसेज कुछ इस तरीके का था: I like killing people because it is so much fun. It is more fun than killing wild animals in the forest because man is the most dangerous animal of all. The best part of it is that when I die, I will be reborn in paradise and all the I have killed will become my slaves. स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ज़ोडियाक ने जानबूझकर की थी। इसी दौरान उसने एक और लेटर भेजा जिसकी शुरुआत इन शब्दों से होती थी: दिस इज द ज़ोडियाक स्पीकिंग। यहीं से उसे उसका फेमस नाम मिला। उसने अपने लेटर्स के नीचे साइन करने के लिए एक सिंबल का इस्तेमाल किया, एक सर्कल जिसके बीच एक क्रॉस गुजरता हो, ठीक वैसे जैसे एक स्नाइपर गन के स्कोप में क्रॉस हेयर्स होते हैं। इसके बाद ये सिंबल दुनिया भर में मौत का निशान बन गया। ज़ोडियाक को अब अंधेरे की ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता था। 27 सितंबर 1969 दोपहर का वक्त था। लेक बेरिसा, नापा काउंटी का एक खूबसूरत दिन था। पैसिफिक यूनियन कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स 20 साल का ब्रायन हार्टनल और 22 साल की सिसिलिया शेपर्ड वहां पिकनिक मना रहे थे। अचानक सिसिलिया ने देखा कि एक आदमी पेड़ों के पीछे से उनकी तरफ आ रहा है। जब वो करीब आया तो दोनों डर से जम गए। उस आदमी ने एक बहुत ही डरावनी और अजीब सी कॉस्ट्यूम पहनी थी। उसने काले रंग का एक एग्जीक्यूशनर्स हुड पहना था। उसके चेस्ट पर वही सफ़ेद रंग का क्रॉस सर्कल बना हुआ था। उसके हाथ में एक गन और कमर में एक लंबा चाकू था। उसने गन पॉइंट करके ब्रायन से कहा कि वो एक जेल से भागा हुआ कन्विक्ट है और उसे पैसे और गाड़ी चाहिए। ब्रायन डर के मारे सब देने को राजी हो गया ताकि उनकी जान बच जाए। ज़ोडियाक ने प्लास्टिक की कुछ रस्सियां निकाली और सिसिलिया से कहा कि वो ब्रायन को बांध दे। उसके बाद ज़ोडियाक ने खुद सिसिलिया को भी बांध दिया। ब्रायन को लगा कि ये सिर्फ एक रॉबरी है, लेकिन जैसे ही दोनों ज़मीन पर बंधे हुए लेटे थे, ज़ोडियाक ने अपना लंबा चाकू निकाला। इस बार उसने गोली नहीं चलाई। उसने पहले ब्रायन की पीठ में 6 बार चाकू घोंपा और फिर सिसिलिया को 10 बार चाकू मारा। उनकी चीखें उस सुनसान झील पर गूंजती रही, पर ज़ोडियाक बिना किसी इमोशन के उन्हें मारता रहा। जाने से पहले उस कातिल ने ब्रायन के कार के दरवाजे पर एक ब्लैक मार्कर से एक मैसेज लिखा: वैलेएवो 12-2068 7469 सितंबर 27 69 6:30 बाय नाइफ। उसने अपने तीनों अटैक्स की डेट्स और टाइम लिख दी थी। दोनों स्टूडेंट्स को बाद में एक फिशरमैन ने देखा और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया। सिसिलिया ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया, लेकिन ब्रायन हार्टनल बच गया और उसने पुलिस को ज़ोडियाक के उस खौफनाक एग्जीक्यूशनर कॉस्ट्यूम के बारे में डिटेल में बताया।
ज़ोडिएक ने अपना अगला शिकार सुनसान जंगल में नहीं बल्कि सैन फ्रांसिस्को जैसे क्राउडेड और बिजी शहर के बीचों बीच चुना। ये ज़ोडिएक का पैटर्न चेंज करने का तरीका था ताकि पुलिस कभी उसके मूव्स को प्रेडिक्ट ना कर सके। 11 अक्टूबर 1969 की रात पॉल स्टाइन नाम के एक 29 साल का कैब ड्राइवर सैन फ्रांसिस्को में अपनी कैब चला रहा था। एक आदमी उसकी कैब में बैठा और उसे प्रेसिडियो हाइट्स इलाके में जाने को कहा। जैसे ही कैब अपनी डेस्टिनेशन पर रुकी, पैसेंजर ने 9mm पिस्टल निकाली और पॉल स्टाइन के सर में पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। उसने पॉल का वैलेट लिया और उसके खून से सने शर्ट का एक बड़ा सा टुकड़ा काटकर अपने पास रख लिया। लेकिन इस बार कातिल से एक गलती हो गई थी। गली के सामने वाले घर के 3 टीनेजर्स ने अपनी खिड़की से ये सब होते हुए देख लिया था। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और बताया कि एक गोरा आदमी जिसका वजन थोड़ा ज़्यादा है और जिसने चश्मे पहने हैं, उसने ड्राइवर को गोली मार दी। पुलिस की पेट्रोल कार तुरंत वहां पहुंची। 2 पुलिस ऑफिसर डॉन फूक और एरिक जेल्म्स क्राइम सीन की तरफ तेजी से जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक आदमी टहलता हुआ मिला जो विटनेस के डिस्क्रिप्शन से परफेक्टली मैच करता था, लेकिन पुलिस डिस्पैचर ने गलती से रेडियो पर सस्पेक्ट को ब्लैक मेल कह दिया था। इस एक छोटी सी कम्युनिकेशन की गलती की वजह से पुलिस ऑफिसर उस गोरे आदमी के पास से गुजर गए बिना उसे रोके। बाद में पता चला कि वो आदमी और कोई नहीं, ज़ोडिएक खुद था। ज़ोडिएक ने अगले ही दिन न्यूज़पेपर को एक लेटर भेजा जिसमें उसने पुलिस का मजाक उड़ाते हुए लिखा कि पुलिस मेरे ठीक पास से गुजरी पर उन्होंने मुझे पकड़ा नहीं। उस लेटर के अंदर उसने प्रूफ के तौर पर पॉल स्टाइन की खून से सनी शर्ट का कटा हुआ टुकड़ा भी भेजा था। पुलिस और पब्लिक में हड़कंप मच गई। ज़ोडिएक अब उनके बीचों बीच शहर में घूम रहा था। पॉल स्टाइन के मर्डर के बाद ज़ोडिएक का डर अपने पीक पर पहुंच गया। उसने सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को एक और लेटर भेजा जिसमें उसने एक ऐसी धमकी दी जिसने पूरे स्टेट के पेरेंट्स को डर से पागल कर दिया। उसने लिखा कि उसे अब बच्चों को मारने में मज़ा आएगा। उसने धमकी दी कि वो किसी स्कूल बस का टायर गन से फोड़ देगा और जब बच्चे डर कर बाहर भागेंगे तो वो उन्हें गोली मार देगा, या उसने एक डेथ मशीन बनाया है जिससे वो स्कूल बस को उड़ा देगा। उसने उस बॉम्ब का डायग्राम भी न्यूज़पेपर को भेजा। पूरा सैन फ्रांसिस्को लॉकडाउन मोड में चला गया। स्कूल बसेस के पीछे आर्म्ड पुलिस ऑफिसर चलने लगे। बच्चों का घर से अकेले निकलना बंद हो गया। ज़ोडिएक ने पूरे सोसाइटी को हॉस्टेज बना लिया था बिना फिजिकली कुछ किए। नवंबर 1969 को ज़ोडिएक ने अपना सबसे फेमस सबसे कम्प्लेक्स कोड भेजा, द Z340 काइफर। ये कोड 340 कैरेक्टर्स लंबा था। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, FBI, CIA और सुपर कंप्यूटर्स लग गए इस कोड को क्रैक करने में, पर ये इतना ब्रिलियंटली और मैथमेटिकली कम्प्लेक्सिटी से बनाया गया था कि इसे क्रैक करने में लगभग 51 ईयर्स लग गए। दिसंबर 2020 में 3 इंटरनेशनल अमेच्योर कोड ब्रेकर्स, डेविड ओरांचैक, सैम ब्लेक और जारवेल आइशेक ने फाइनली इस कोड को सॉल्व किया। उस डिकोडिफाइड मैसेज में लिखा था, I hope you are having lots of fun in trying to catch me. That wasn't me on the TV show which brings up a point about me. I am not afraid of the gas chamber because it will send me to paradise all the sooner. इसमें भी उसने अपना नाम नहीं बताया, बस पुलिस को चढ़ाया। देखते ही देखते ज़ोडिएक ने ढेर सारे लेटर्स भेजे पर उसने अटैक करना बंद कर दिया। सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट SFPD के लीड इंस्पेक्टर डेविड टॉश्ची और बिल आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिन रात एक कर दिया। उन्होंने हजारों सस्पेक्ट से पूछताछ की पर एक नाम बार बार उनके सामने घूमकर आता रहा, आर्थर ले एलन। आर्थर ले एलन
वैलेओ का ही रहने वाला एक अजीब सा आदमी था। वो एक पेडोफाइल और कन्विक्टेड चाइल्ड मोलेस्टर था जिसे स्कूल टीचिंग से निकाल दिया गया था। उसके पास से पुलिस को इतने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिले कि उन्हें 99% यकीन था कि यही ज़ोडिएक है। एलन के पास ज़ोडिएक ब्रांड की एक घड़ी थी जिसका लोगो ठीक वही क्रॉस सर्कल था जो कातिल यूज़ करता था। एलन ने पुलिस को खुद बताया कि मर्डर वाले दिन 27 सितंबर वो लेक बेरिसा में ही था और उसके कार की सीट पर पुलिस को खून के धब्बे भी मिले, पर एलन ने बताया कि वो चिकन का खून था। एलन के दोस्तों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उसके पास द मोस्ट डेंजरस गेम नाम की बुक थी और वो अक्सर कहता था कि इंसानों का शिकार करने में मज़ा आएगा। ठीक वही लैंग्वेज जो ज़ोडिएक ने अपने 2408 काइफर में यूज़ की थी। एलन नेवल इंटेलिजेंस में रह चुका था और उसे कोड्स और काइफर्स का बहुत शौक था। ज़ोडिएक अपने लेटर्स में जानबूझकर स्पेलिंग एरर्स करता था। पुलिस ने जब एलन के घर की सर्च की तो उन्हें ऐसी डिक्शनरीज मिली जिसमें वर्ड्स इंटेंशनली मिसस्पेल किए गए थे। सालों बाद सर्वाइवर माइक मगो, जिसे ब्लू रॉक स्प्रिंग्स में गोली लगी थी, उसने एलन की फोटो देखकर कंफर्म किया कि ये वही आदमी था जिसने उस पर गोली चलाई थी। लेकिन इन सारे सबूतों के बावजूद पुलिस के पास एक भी ठोस फॉरेंसिक एविडेंस नहीं था। ज़ोडिएक के लेटर्स पर जो फिंगरप्रिंट्स और डीएनए मिले थे वो आर्थर ले एलन से मैच नहीं हुए। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने भी कंक्लूड किया कि एलन की हैंडराइटिंग ज़ोडिएक से बिल्कुल मैच नहीं करती। अमेरिकन कानून में बिना फॉरेंसिक्स मैच के किसी को मर्डर के लिए कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। पुलिस एलन को ऑब्जर्व करती रही। 1992 में जब पुलिस एलन पर फाइनल केस बिल्ड कर ही रही थी, आर्थर ले एलन की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके मरने के साथ ही ज़ोडिएक का सबसे बड़ा सस्पेक्ट हमेशा के लिए चला गया और अपने साथ अपने दिमाग के सारे राज भी ले गया। इसके साथ आज की कहानी यही ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे अलर्ट एंड स्टे सेफ।